मेरा स्नातक और परास्नातक मानव विज्ञान विषय से लखनऊ यूनिवर्सिटी से रहा है, मानव शास्त्र विभाग से, और इसके बाद मेरा शोध भी मानव विज्ञान विभाग से ही लखनऊ विश्वविद्यालय से रहा है, जिसके बाद मेरा पीडीएफ आईएसआर से अवार्ड हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग में पढ़ाने का मेरा लगभग 5 वर्षों का अनुभव रहा है। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिजिनस पीपल पढ़ रहे थे, तो इसी के क्रम में हम आज पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में। शिक्षा जैसे कि हमेशा विश्व भर के कई अलग-अलग जो कारण हैं, उनमें शिक्षा को एक व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है और ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए कैटलिस्ट की भूमिका निभाती रही है। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, लोगों की मूलभूत ज़रूरतों में सुधार करने और किसी व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद करती है। समाज के जो हाशिए के वर्ग हैं या जिन्हें हम मार्जिनलाइज़ सेक्शन कहते हैं, जिसमें से कि हम एक समूह जैसे आदिवासी समूह जो होते हैं, इनके लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इसको माना जाता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना जब ये इस तरह के समूह करते हैं, तो उसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण की भूमिका मानी जाती है शिक्षा की। इसके बहुमुखी कारणों के कारण शिक्षा का जो महत्व है, वो ना केवल सामान्य लोगों में, बल्कि नीति निर्माताओं में और विद्वानों के बीच भी हमेशा से अस्तित्व में रहा है। शिक्षा जो शब्द है वो बहुत ही व्यापक और बहुकार्यात्मक है और इसके कई अर्थ होते हैं। इसके लिए विभिन्न अनुसंधान भूमिकाओं से विद्वान शिक्षा के क्षेत्र पर अनुसंधान करते रहे हैं और आज के इस सत्र में ये जो हमारी इकाई है, इसमें हम शिक्षा शब्द के जो विभिन्न अर्थ हैं, इनके कार्य क्या हैं, शिक्षा के कार्य और इसके विभिन्न रूपों या जो चैनल्स होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और इस सत्र में हम ये भी जानेंगे कि मानव शास्त्र का जो दृष्टिकोण है, वो शिक्षा के प्रति कैसा है। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन कैसे लाती है या उसकी कुंजी इसे क्यों माना जाता है और साथ ही साथ आदिवासी लोगों के बीच भारतीय शिक्षा की जो स्थिति है और इससे संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं या चुनौतियां हैं, उनको समझने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आइए सत्र में सबसे पहले शुरू करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उसके रूप क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। तो अगर हम शब्दकोशीय रूप से देखें तो शिक्षा जो है वो एक लैटिन शब्द है और इसका जो उद्भव हम कह सकते हैं हुआ है वो एडुकेयर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पालना या पालन पोषण करना। ये जो लैटिन शब्द है ये बारी-बारी से और एडुकेयर जो है उसके अलग-अलग कैटेगरीज से संबंधित है और जिसका हम अर्थ इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कोई चीज़ आगे ले जाना या बाहर से कोई चीज़ सीखना या बाहर से किसी चीज़ को समग्र विकास के तौर पे उसको उसका इस्तेमाल करना। तो इन दोनों शब्दों से हमें ये संकेत मिलता है कि शिक्षा को एक व्यक्ति की पालन-पोषण करने की प्रक्रिया के साथ-साथ उसकी संभावनाओं को बाहर लाने की जो प्रक्रिया है, हम उसके रूप में भी देख सकते हैं। हालाँकि शिक्षा जो है वो उसकी जो इस शब्द की जो हमारी समझ है, वो केवल शब्दकोशीय अर्थों तक अगर हम सीमित रखते हैं, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा शब्द का अपने आप में ही बहुत व्यापक अर्थ है। इसका सबसे जो व्यापक अर्थ है, वो एक व्यक्ति को समाजीकरण का एक सोचा-समझा और तंत्रित प्रयास होता है, मतलब पूरा एक अपरेटस होता है, जिसके तहत एक व्यक्ति का समाजीकरण होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है और ये संचित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुँचाने का भी जो तरीका है, उसको भी हम शिक्षा के रूप में देखते हैं। अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार देखें, तो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठता का जो समग्र निकास है, वो शरीर, मन और आत्मा, इस रूप में उन्होंने शिक्षा को देखा। इस समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्कूली शिक्षा को उपयोगी और उत्पादक कार्य करने के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया, जिसे बुनियादी शिक्षा कहा जाता है। उन्होंने इस क्रांतिकारी अवधारणा को भारत में स्कूली शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने और स्कूल को एक उत्पादक संस्था बनाने के लिए पेश किया। जो एक अन्य प्रख्यात दार्शनिक हैं जॉन डूई, उनके अनुसार अगर हम देखें तो शिक्षा जीवन के लिए तैयारी नहीं है, बल्कि वो एक स्वयं जीवन है। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि वास्तविक अनुभव की प्रक्रियाओं और शिक्षा के बीच एक अभिन्न और आवश्यक संबंध होता है और इस प्रकार शिक्षा को व्यक्ति के वास्तविक जीवन अनुभव पर आधारित होना चाहिए। इसके साथ-साथ अगर हम एक महत्वपूर्ण सोशियोलॉजिस्ट की बात करें, एमिल दुर्खीम की बात करें, समाजशास्त्री, तो उनका मानना था कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र के
जो संस्थापक, जो फाउंडिंग फादर्स हैं, उनमें से एमिल दुर्खीम एक थे, और उन्होंने कहा कि शिक्षा को वयस्क पीढ़ियों द्वारा उन पर, जो शिक्षा होती है वो वयस्क पीढ़ियों द्वारा उन पर प्रभाव डालती है जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम मानव शास्त्रियों की बात करें तो जॉर्ज लुइस पेंडर एक महत्वपूर्ण मानव शास्त्री हैं, जिनके लिए शिक्षा संस्कृति के संचारण की एक प्रक्रिया है, जिसमें कौशल, ज्ञान, मूल्य और इनके साथ-साथ जो व्यवहार है, इसके विशिष्ट तत्व शामिल होते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर हम इकोनॉमिस्ट की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिस्ट रहे हैं अमर्त्य सेन, उन्होंने कहा कि शिक्षा को एक मूलभूत क्षमता के रूप में वो देखते हैं, जो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाती है, जिस प्रकार की जीवन या का वो किस तरह मूल्यांकन करे और किस तरह उसमें आगे बढ़े। उनका जो दृष्टिकोण था उसके हिसाब से जिसे क्षमता का दृष्टिकोण कहा जा सकता है, मानव विकास की समग्र समझ में एक उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा काम करती है, और कई देशों में अत्यधिक लोकप्रियता भी, ये जो उनका दृष्टिकोण है इसने कई देशों में लोकप्रियता प्राप्त की है। हालांकि शिक्षा शब्द की जो व्याख्याएं हैं वो अलग-अलग हो सकती हैं, मगर ज्ञान या कौशल प्राप्ति जो है वो इसका एक अपरिहार्य पहलू है। और ये शिक्षा को 3 प्रमुख रूपों में या 3 प्रमुख चैनल के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, जिसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ये जो है ज्ञान को आमतौर पर संस्थागत सेटिंग्स जैसे कि स्कूल, कॉलेज में एक मानकीकृत पाठ्यक्रम के साथ प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रकार यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, वो परिवार, आपसी समूह आदि या बच्चों को जो घर पर हम ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अलावा शिक्षा प्राप्त करने का एक तीसरा तरीका है, जिसे हम गैर औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और इस प्रकार की शिक्षा उन बच्चों को की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उभरी है, जो विभिन्न सामाजिक आर्थिक कारणों के कारण औपचारिक शिक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे जो स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए निर्देश हैं जो औपचारिक प्रणाली के बाहर दिए जाते हैं। इसका अर्थ और जो इसके अर्थ हैं और रूपों की तरह शिक्षा के कार्य भी अनेक होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास में योगदान करती है, गरीबी को कम करती है, आय वितरण को बढ़ावा देती है, जो मूलभूत ज़रूरत, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति है, उनको सुधारती है, और सामान्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास और समग्र गुणवत्ता के जीवन के साथ सकारात्मक संबंध होता है इसका। महिलाओं के बीच शिक्षा को और भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि निरक्षरता महिलाओं को अधिक संवेदनशील और वंचित बनाती है। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रह जाती हैं, ऐसा हमारे कई अनुसंधानों से भी हमें पता चला है, और बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री हैं जिनके जो अनुसंधान हैं वो इस बात का एविडेंस हैं। तो इस प्रकार शिक्षा केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि ये महिलाओं को अधिक निर्णय लेने की शक्ति, कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता, अधिक स्वतंत्रता की पसंद, इन सब को भी बढ़ावा देती है। तो ये जो परिवर्तन है, ये महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाते हैं। तो इसके बहुकार्यक और महत्वपूर्ण होने के कारण शिक्षा को भारत में व्यक्तियों का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। 2002 में जो अधिसूचित 86वां 86th संविधान में जो संशोधन अधिनियम आया था, उसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, और इसमें कहा गया है कि राज्य में सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की जो आयु तक हो, उन बच्चों को ऐसे तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जो कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसमें 2009 में एक महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया गया, जिसे कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो लागू किया गया। अब शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि अन्य सोशल साइंसेस में भी और खास तौर पे मानव शास्त्र में ये माना गया है कि व्यक्ति जो है वो केवल एक जैविक प्राणी नहीं होता है, बल्कि एक सामाजिक प्राणी भी होता है। तो सामाजिक संवाद, उसके संबंध, रीतियां, मान्यताएं, जो उसके विश्वास हैं, वो किसी भी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। भारत में सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अनिवार्य रूप से हायरार्कियल होते हैं। मतलब कि आप अगर अपने समाज में अपने चारों तरफ देखेंगे तो हम हर चीज को एक हायरार्की में समझते हैं। कोई बड़ा है तो दूसरा छोटा है, कोई अमीर है तो दूसरा गरीब है। तो इसलिए भारतीय समाज में खास तौर पे हम चीजों को हायरार्कियल तरीके से समझते हैं। इस संबंध में जो भारतीय समाज है उसमें जाति, वर्ग, लिंग, ये जो चीजें हैं इनके हिसाब से वर्गीकरण होता है। तो इन वर्गीकरणों के आधार पर हम विभिन्न कैटेगरीज
को हम अस्तित्व में देखते हैं, जैसे कि उच्च जाति, निम्न जाति, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, पुरुष, महिला। तो इस प्रकार के हम कई कैटेगरीज को देखते हैं। इन पहलुओं के आधार पर भेदभाव होता रहा है और लोग समाज में समान अवसरों से वंचित होते रहे हैं। ये जो भेदभाव या बहिष्कार है, वो जाति, वर्ग, भाषा, धर्म और अन्य पहलुओं के आधार पर होता है और समाज में परिवर्तन लाने की जो जो जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक प्रमुख बाधा के रूप में दिखता है। ये वर्गीकरण विकास की समग्र प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं। हालांकि कोई भी समाज हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहता है और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन कोई भी व्यक्ति केवल एक जैसा कि हमने कहा कि वो सिर्फ एक जैविक प्राणी नहीं होता है, तो जब शिक्षा का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको एक उपकरण के रूप में देखते हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण उपकरण हो जाता है समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए। जो सामाजिक संवाद हैं या जो मान्यताएं हैं, जो किसी भी समाज या किसी भी समूह के बीच में जो उनके विश्वास हैं, ये सब इन सब चीज़ों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और जब हम शिक्षा को हम एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत हालांकि ये प्रक्रिया जो है ये बहुत धीमी है, मगर फिर भी समाज में परिवर्तन लाने में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जब हम शिक्षा के माध्यम से जो परिवर्तन है वो सामाजिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर दोनों पर हो सकता है। तो आगे जो हम इस सत्र में अभी हम आगे जो चर्चा करेंगे, उसमें कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाती है। और परिवर्तन क्योंकि अपरिहार्य है, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा को समाज में परिवर्तन लाने का एक साधन भी माना जाता है। ये सिर्फ सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक रूप से जो विकसित टैबू हैं, उनको चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसके साथ-साथ एक समानतावादी समाज बनाने में भी मदद करती है, जहाँ वर्गीकरण जो है वो तुच्छ हो जाएँ। और अगर हम इस सटीकता से कहें, तो शिक्षा जो है वो समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने की नींव रखती है। यूनेस्को सामाजिक परिवर्तन को समाज की संवैधानिक विशेषताओं के परिवर्तन के रूप में संदर्भित करता है और इसमें जो सामाजिक प्रणाली के मौजूदा मापदंडों के परिवर्तन को भी शामिल किया गया है, जिसमें कि तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनर्गठन को शामिल किया गया है। और इसमें समय के साथ साथ जो हायरार्कियल संबंध है, उनके मूल्य, मान्यताएं और वर्गीकरण में जो परिवर्तन है, उसका भी संकेत ये देता है। शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन सामाजिक और क्योंकि ये दोनों ही पहलुओं पे होता है, सामाजिक भी होता है और व्यक्तिगत भी होता है, तो ये किस तरह परिवर्तन लाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला हम इसमें वो देख सकते हैं, वो है व्यक्तियों को सशक्त बनाना। तो किसी भी समाज में शिक्षा जो है व्यक्तियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव शास्त्रियों की जो सशक्तिकरण की अवधारणा है, वो एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य अवधारणा है, यानी कि शक्ति के संबंध में वो इसको समझते हैं। और सही अर्थों में सशक्तिकरण तब आता है जब शक्ति संबंधों का पुनर्व्यवस्थापन हो सकता है या किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों को नियंत्रित कर सकता है। एक निम्न सामाजिक आर्थिक वर्ग से संबंधित व्यक्ति दूसरे की प्रतिरोध के बावजूद अपने पक्ष में कार्य कर सकता है, निर्णय ले सकता है। और ये जो परिवर्तन है, ये संरचनात्मक स्तर पर केवल तब संभव हो सकता है जब व्यक्ति शिक्षित हो। मतलब वो अपने हितों के लिए या अपने समूह के हितों के लिए तभी कार्य कर सकता है जब वो उसके लिए जागरूक हो, उसको उसके बारे में ज्ञान हो और वो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सके, लागू कर सके। शिक्षा एक व्यक्ति को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाती है। जैसे कि किसी भी समूह में कोई भी अगर समाज है, तो उसके समूहों के पास कई सारे विकल्प हैं, तो उन सभी विकल्पों में उसके लिए कौन सा विकल्प सही है, ये जानने के लिए उसको सक्षम बनाने का जो उपकरण है वो शिक्षा ही है। और बेहतर निर्णय लेने की जो क्षमता है, एक शिक्षित व्यक्ति स्थिर स्थिति और स्टीरियोटाइप व्यवहार और प्रथाओं को सवाल करने में या उनके खिलाफ कोई निर्णय लेने में तभी सक्षम हो सकता है जब वो शिक्षित हो। जो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, वो बढ़ती हुई भागीदारी का है। तो शिक्षा केवल व्यक्तियों को सशक्त बनाने में मदद नहीं करती, बल्कि जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन्हें जागरूक बनाने में, उनकी जागरूकता बढ़ाने में और समान भागीदारी के माध्यम से उनका समावेश सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तियों की आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में जो बढ़ती हुई भागीदारी सामाजिक परिवर्तन का एक कारण बनती है। अगला जो इसमें पॉइंट है, वो है शिक्षा जो है वो
आपकी जो सुधरी हुई आर्थिक स्थिति है, उसके साथ एक सामंजस्य भी बैठाती है। जैसे कि जो शिक्षा और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बीच एक सकारात्मक संबंध पर का आमतौर पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षा आय के स्तरों में सुधार करने में कैटलिस्ट का काम करती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की जो समग्र प्रक्रिया है, उसको आर्थिक मोबिलिटी कहा जाता है। ये आर्थिक मोबिलिटी पीढ़ियों के बीच यानी कि इंटरजनरेशनल यानी जैसे कि माता-पिता और उनके बच्चे या व्यक्ति के जीवन काल में किसी भी संदर्भ में हो सकती है। हालाँकि आर्थिक मोबिलिटी से जुड़े कई और कारक भी होते हैं, मगर शिक्षा को इसके साथ एक मुख्य कारक के रूप में माना जाता है। इसके बाद गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। शिक्षा एक राष्ट्र में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये अक्सर तर्क दिया जाता है कि शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा, रोजगारों के अवसर की संभावनाएं उतनी ही उत्तम होगी। तो ये बढ़ते हुए रोजगार के अवसर, आर्थिक कल्याण और धन की सृजनता की ओर लेके जाते हैं, जिससे कि गरीबी के स्तर में कमी आती है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना इस दिशा में पहला कदम है। तो इसके अलावा ये उपवर्ती सामाजिक मोबिलिटी यानी कि अपवर्ड सोशल मोबिलिटी जो है उसको भी बढ़ावा देती है। इसका सबसे व्यापक अर्थ में अगर हम सामाजिक मोबिलिटी को किसी सामाजिक स्थिति में परिवर्तन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है। शिक्षा जो है वो अपवर्ड सामाजिक मोबिलिटी को बढ़ावा देती है और ये आमतौर माता-पिता की जो पीढ़ी की सामाजिक स्थिति है उससे तुलना करके उसको मापा जाता है, जिसमें कि वर्ग, आय और अन्य कारक शामिल होते हैं। तो और ये जो तुलना होती है ये माता-पिता और उनके बच्चों की जो पीढ़ी है इन दोनों के बीच में तुलनात्मक विवरण होता है। तो उदाहरण के लिए जैसे एक किसान का बेटा है और वो शिक्षा प्राप्त करके डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद वो अपने माता-पिता की पीढ़ी से अगर उसकी तुलना की जाती है तो उसका जीवन बेहतर होता है। इसी प्रकार शिक्षा जो है वो अपवर्ड सोशल या सामाजिक मोबिलिटी की नींव रखती है। बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति भी बनाती है, क्योंकि शिक्षा एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ राष्ट्र के लिए एक उसको कुंजी माना जाता है। एक शिक्षित व्यक्ति जो है वो सही स्वच्छता, अच्छी स्वच्छता और सही पोषण के लाभों के प्रति जागरूक होता है। जन्म से लेकर वयस्कता तक एक स्वस्थ जीवन शैली एक परिवार की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति में योगदान करने में काफी मददगार होती है। इस प्रक्रिया में शिक्षा, स्वास्थ्य मुद्दों की जो सामान्य जागरूकता होती है उसमें सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा मृत्यु दर को कम करने में, आयु अवधि में वृद्धि करने में और जीवन के मानकों में सुधार करने में सहायता करती है। तो इस प्रकार शिक्षित व्यक्तियों और समग्र स्वास्थ्य के बीच एक सकारात्मक संबंध होता है। व्यक्तित्व के विकास में और चरित्र निर्माण में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सौंदर्यिक विकास के माध्यम से व्यक्तित्व विकास में योगदान करती है। ये एक व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के स्तर को बढ़ाती है और जो हेजिटेशन, डर या जो हिचकिचाहट होती है, उसके बिना दुनिया का सामना करने में मदद करती है। एक शिक्षित व्यक्ति को समानता और सामाजिक न्याय के बारे में जागरूकता होती है और विविधता के प्रति सम्मान विकसित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे आदिवासी समाज के संदर्भ में शिक्षा की भूमिका या उसका वो किस तरह मदद करती है। तो भारत में आदिवासी लोगों के बीच जो शिक्षा है उसके मुद्दे और चुनौतियां जो हालांकि हम देख चुके हैं अभी इससे पहले चर्चा में कि क्या है। तो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत में स्कूलों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसकी जो प्रासंगिकता है उसको विभिन्न 5 वर्षीय योजनाओं और सरकारी नीतियों में बार-बार दोहराया गया है। जब शिक्षा विशेषकर स्कूलों के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पर इतना महत्व रखा जा रहा है, तो ये एक अस्वीकार्य तथ्य है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि कोई भी देश अपने जनसंख्या को 100% साक्षर बनाने का प्रयास तो कर सकता है, मगर इसका अफ़र्मेशन नहीं कर सकता है कि उसकी पूरी जो जनसंख्या है, वो 100% रूप से साक्षर है। इसी क्रम में भारत कोई अपवाद नहीं है, मगर इस संदर्भ में जो प्रयास किए गए हैं उसमें जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसको बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। और इसके तहत क्या होता है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में जो बच्चे होते हैं उनके लिए सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य मूल शिक्षा प्रदान करना इसका पहला विजन है। सरकार ने ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है इसको प्राप्त करने के लिए कई नीतियां लागू की हैं और कई
रणनीतियाँ भी योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित की हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी जो रास्ता है वो लंबा है। इस संदर्भ में आदिवासी बच्चों के बीच शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का, एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने पे विशेष ध्यान दिया गया है। अगर हम 2011 की की जो जनगणना है उसके अनुसार देखें, तो आदिवासी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। और जब आदिवासियों के शिक्षा के स्तर को ध्यान में लिया जाता है, तो ये एक प्रमुख चिंता का विषय है। जनगणना 2011 के अनुसार जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी साक्षरता का दर जो है वो अभी भी कम है, यानी कि सिर्फ लगभग 58-59% ही है, जिसमें से अगर हम देखें महिलाओं का शिक्षा दर, तो वो अभी 50% भी नहीं हो पाया है। तो आदिवासी जनसंख्या की साक्षरता दरों में कई कारक प्रभाव डालते हैं। इसमें स्कूल के कारक, गैर स्कूल कारक और योजना बनाने के जो प्रशासन के स्तर पर बाहरी कारक भी शामिल हैं। गैर स्कूल कारकों में परिवार की आर्थिक बाधाओं को, स्कूलों से बच्चों के बाहर जाने और इस प्रकार जो ड्रॉप आउट रेट है वो आदिवासियों में बहुत है। तो इस प्रकार आदिवासी जनसंख्या की साक्षरता दर को प्रभावित करने के लिए प्रमुख इसको निर्धारक एक माना गया है। इसके साथ साथ जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को घर में काम करने की जो आवश्यकता पड़ती है, छोटे छोटे काम जैसे पानी लाना है, छोटे बच्चों की देखभाल करना है, या जो छोटी लड़कियां हैं घर में वो खाना बनाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, कपड़े धोती हैं, और इसके साथ साथ लड़कियों की जल्दी शादी, माता पिता की कम प्रेरणा, आदिवासी बच्चों की अनियमित उपस्थिति और बाहर जाने के इस तरह के जो अन्य कारक हैं, वो शिक्षा में खास तौर पे एक बाधा का काम करते हैं। और स्कूल के कारक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपर्याप्त है, ढांचा जो है वो अपर्याप्त है, शिक्षा की खराब गुणवत्ता, मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में शिक्षण, ये आदिवासियों में एक बहुत बड़ा कारण है शिक्षा ना प्राप्त कर पाने का, क्योंकि उनकी जो अपनी मूल भाषा है वो अलग होती है, और जो शिक्षण की भाषा है उसमें अमूमन देखा जाता है कि उन दोनों में भिन्नता होती है, जिसकी वजह से जो आदिवासी बच्चे हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, और शिक्षा में बाधा की तरह ये एक जो कारक है वो उभरता है। इसके साथ पुस्तकों की अनुपलब्धता, असंतुष्ट शिक्षक समुदाय, इस तरह के कारक भी इसमें शामिल हैं। स्कूलों तक शारीरिक रूप से पहुंच, विशेष रूप से उन आदिवासी जनसंख्याओं के बीच जो दूरस्थ क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं और जिनमें जनसंख्या का जो घनत्व है बहुत ही निम्न है, और बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है, नामांकन है, वो भी बहुत खराब है। तो इस तरह के जो कारक हैं वो भी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक वो है इनिशिएटिव, उसमें एक बाधा के रूप में ये सब कारक कार्य करते हैं। स्कूल और गैर स्कूल कारकों के अलावा नीति, योजना, कार्यान्वयन और प्रशासन के स्तर पर जो बाहरी बाधाएं हैं वो भी एक महत्वपूर्ण कारक होती हैं। एक प्रमुख कमी आदिवासी जीवन और संस्कृति की जो जटिल यथार्थताएं हैं उनकी समझ है, क्योंकि आमतौर पर जब देखा जाता है तो जो लोग इन आदिवासी समूहों के बीच जो लोग शिक्षक के रूप में जाते हैं, क्योंकि उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो अवधारणाएं हैं, या उनकी जो समाज को लेके समझ है वो बिल्कुल भिन्न होती है, और जो आदिवासी होते हैं उनकी संस्कृति, उनका जीवन यापन का तरीका वो अलग होता है। तो ये जो भिन्नता होती है ये भी एक बाधा के रूप में काम करती है आदिवासियों के बीच में जो शिक्षा नीतियां हैं उनको उनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन करने में। भारत में आदिवासियों के बीच महिला साक्षरता का चित्रण बहुत ही निराशाजनक है, और उस पर एक तत्काल ध्यान की आवश्यकता है। भारत में जो स्थायी महिला असाक्षरता है उस कई कारणों से ये देखी जा सकती है, जैसे कि घरेलू जिम्मेदारियां हैं, माता पिता की उदासीनता है, सामाजिक भूमिका है, या जल्दी शादी होना है, और शिक्षा के जो अनुमानित कार्य हैं और उनके बीच एक असंगति है, मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में शिक्षण है, शिक्षकों की जो है वो लड़कियों के प्रति जो उदासीनता है, या श्रम में जो हम देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर में भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, लिंगवादी विभाजन है, पितृसत्तात्मक मानदंड, दहेज की प्रथा, और इस तरह के जो असमानताएं हैं ये भी शिक्षा की बाधा को तीव्र करती हैं। हालांकि जो आदिवासी समुदायों के बच्चों की भागीदारी शिक्षा में इस तरह की उसमें बहुत कम रही है, और उनका ड्रॉप आउट रेट जो है, जो ड्रॉप आउट दरें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। समय समय पर इसको ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा
को विशेष प्रोत्साहन और उनके नामांकन और स्कूलों में रुकावट को घटना, जो उनकी शिक्षा में बाधा में जो कारक बन रहे हैं, उनको घटाने के लिए कई सारे सुझाव भी पेश किए गए हैं। और जब तक और शिक्षा को हम पूरी तरह से समग्र रूप से हम तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से कार्यान्वित ना की जा सके इन आदिवासी क्षेत्रों में। तो इन प्रोत्साहनों में आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, उनकी यूनिफॉर्म, मिड डे मील जिसकी हम बात करते हैं, मध्याह्न भोजन जो है, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, इसके अलावा स्कूल बैग या और जो सामग्री जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराना भी एक इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत इस तरह के कार्य भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रोत्साहनों के अलावा आदिवासी क्षेत्रों में नए स्कूल खोले जा रहे हैं। आदिवासी बच्चों के बीच स्कूलों तक पहुंच को बढ़ाने के लिए आश्रम स्कूल और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी स्थापित किया जा रहा है। आश्रम स्कूल जैसा कि हम जानते हैं कि वो इस तरह के आवासीय स्कूल होते हैं जो प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, और ऐसे स्कूल शिक्षा प्रदान करते हैं केवल उन आदिवासी बच्चों को जो गरीब आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं और आदिवासी क्षेत्रों से हैं जहां नियमित स्कूल नहीं है। शिक्षा में जो लिंग असमानता है उसको कम करने के लिए ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं स्थापित किए गए हैं, और ये भी आवासीय स्कूल हैं लेकिन केवल लड़कियों के लिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो प्रमुख रूप से वंचित वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में है, जो लड़कियां हैं उनके लिए खास तौर से। तो स्कूलों की संख्या बढ़ाने और आदिवासी बच्चों को अन्य बच्चों के बराबर लाने के लिए प्रोत्साहन देने के बावजूद अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा विजन है उसके संदर्भ में हम उसको पूरी तरह क्रियान्वित कर पाए हैं। गरीब जो एक ढांचा है जो समाज का, जो ये तबका है, अपर्याप्त शिक्षकों की अनुपस्थिति, इसके अलावा कुछ जो बेसिक एमिनिटीज हैं जैसे कि शौचालय है, पेयजल जो सुविधाएं हैं इनकी कमी, भाषा की समस्या, अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको खराब करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो ढांचात्मक और शिक्षण सीखने से संबंधित कारकों के अलावा शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक प्रभावित होती है अगर शिक्षा प्रणाली जो है वह आदिवासी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में न रखे तो। मतलब कि जो आदिवासी, क्योंकि आदिवासी समूह समाज का वो हिस्सा है जिनकी एक अलग तरीके की संस्कृति होती है, उनका एक अलग तरीके का लाइफस्टाइल होता है, जीवन यापन का तरीका होता है। तो अगर उसकी समझ से इतर हम उन लोगों के बीच में शिक्षा को, जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको अगर हम प्रमोट करने का प्रयास करेंगे तो वो उस तरह के रिजल्ट्स, उस तरह के परिणाम देने में सक्षम नहीं हो सकती है। तो ये भी एक अस्वीकार्य तथ्य है कि आदिवासी जनसंख्या की आवश्यकताएं जो हैं वो बाकी लोगों से अलग होती हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी रीतियां हैं, जो उनकी मूल भाषा है, वो अपने आप में, इसीलिए हम उसको इंडिजिनस कहते हैं क्योंकि वो अद्वितीय होती है। और दूसरे शब्दों में प्रत्येक आदिवासी समुदाय की अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली होती है। तो इसकी जो अद्वितीयता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इस अद्वितीयता को शिक्षा प्रणालियों में एकीकृत करने से एक दूरगामी प्रभाव होगा, और इससे शिक्षा में कई ऐसी पहल होंगी जैसे कि आदिवासी भाषा में निर्देशन, पाठ्यक्रम में आदिवासी जीवन और संस्कृति का प्रतिबिंब, स्कूल अनुष्ठानों में समुदाय की सहभागिता, आदिवासी संस्कृति के उदाहरणों का उपयोग और शिक्षण के दौरान स्थानीय संसाधनों का उपयोग। इस तरह के अगर प्रयास किए जाएंगे तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें इन प्रयासों से एक खासा हम अंतर देख पाएंगे। तो हालांकि इस संदर्भ में बहुत सारे प्रयास किए भी जा रहे हैं, और आंध्र प्रदेश में एक ऐसी पहल है जिस जो पर चर्चा की जा रही है जिसमें सरकार ने आदिवासी जो भाषाएं हैं उसमें शिक्षण आरंभ किया है। तो इसी के साथ हम शिक्षा के अर्थ, रूप और आदिवासियों के बीच में मानव शास्त्रीय क्या समझ है शिक्षा की, इस सत्र को हम समाप्त करते हैं। और हमारे आज के सत्र में जो हमारा अगला चर्चा का विषय है वो ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम है। तो इसमें हम सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे, पहली बात तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ट्राइब क्या होता है, कास्ट यानी कि जाति क्या होती है, और इन दोनों के बीच में कंटिन्यूम कैसे बनता है और कैसे वो काम करता है, इसकी क्या परिभाषा है, और अलग अलग मानव शास्त्रियों की इसके बारे में क्या समझ है, वो जाति को कैसे देखते हैं, जाति की समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या भूमिका है, और कास्ट ट्राइब कंटिन्यूम जो है इसको भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से देखा और समझा जा सकता है।
तो भारत में जो जनसंख्या है उसमें हमेशा सांस्कृतिक लक्षणों और संगठनात्मक विशेषताओं की अद्वितीय विविधता जो है वो प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण मानव शास्त्रियों को देखें जैसे कि के.एस. माथुर और बी.सी. अग्रवाल, इन्होंने एक टिप्पणी की है जो पारंपरिक भारत में कहा जाता है कि 3 प्रकार के समुदाय होते हैं, जनजाति, जाति और किसान। तो उन्होंने दावा किया है कि नागालैंड के नागा, छोटा नागपुर के मुंडा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गोंड और तमिलनाडु जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं उसमें टोडा समुदाय जो है, इस तरह के जो जनजातीय समुदाय हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट समाज का गठन करते हैं। वे खुद को भारत का जो एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी जिसे हम कहते हैं उसका हिस्सा नहीं मानते हैं और उनके पास एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक व्यक्तिगत बोली है और एक सामाजिक धार्मिक प्रणाली है जो उनकी अपनी है। दूसरी ओर जातियां या जाति हिंदू समाज के एक व्यापक सामाजिक संगठन से जुड़े समुदाय हैं जो एक सुस्पष्ट और समझे गए वर्गीकरण और स्थिति विभाजन की प्रणाली पर आधारित हैं। तो मानव शास्त्री जिन्होंने जनजाति और जाति का अध्ययन किया है उन्होंने जनजाति और जाति पहचान पर के जो प्रश्न हैं इन पर मतभेद किया है। जैसे कि एक और महत्वपूर्ण मानव शास्त्री हैं जी.एस. घुरिये, उनके अनुसार जनजातीय लोग जो हैं वो पिछड़े हुए हिंदू हैं और जो हिंदू समाज के अन्य खंडों से केवल डिग्रियों में भिन्न होते हैं। इसके साथ ही एक विदेशी मूल के मानव शास्त्री हैं जो कि भारतीय मानव शास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, वेरियर एल्विन, जिनका कि आदिवासियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहा है और जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर भी रहे हैं। वेरियर एल्विन ने जनजातीय लोगों को की जो अलग सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की मान्यता के लिए जो तर्क किया था और साथ ही इन्होंने भारत सरकार को आज़ादी के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक आइसोलेशन का एक सिद्धांत भी दिया था जिसके तहत उनका मानना था कि कुछ ऐसे पार्क विकसित किए जाने चाहिए जिसमें कि आदिवासियों को जो आदिवासियों के लिए ही रिजर्व हो वहां पे वो अपनी तरह की जीवन शैली से अपना जीवन यापन करें। भारत सरकार ने अपने संविधान के संकेत के तहत उनकी सूची को जीवित रखने की पहचान को स्वीकृति भी दी थी। अब हम बात करेंगे कि जो आदिवासी हैं, आदिवासियों को हम कैसे परिभाषित करते हैं और उनके संदर्भ में किस तरीके की समझ है। तो जनजाति जो है वो एक सामाजिक समूह है जिसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ पहचाना जाता है, एक सामान्य नाम से जाना जाता है, एक सामान्य बोली बोलते हैं, उनकी अपनी संस्कृति होती है, कुछ नियम होते हैं, विश्वास होते हैं, अनुष्ठान होते हैं जिन्हें वो आपस में साझा करते हैं और वे अंतर्वाह की विशेषताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम जब जाति की बात करते हैं तो वो एक्सोगैमस होती है, मगर जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो वो एंडोगैमस होते हैं, यानी कि अंतर्विवाह को प्राथमिकता देते हैं वो, और आमतौर पर पारस्परिक सहयोग और आपसी निर्भरता पर आधारित एक विशिष्ट अर्थव्यवस्था होती है उनकी, जो कि हम लोगों ने इससे पहले के सत्रों में भी पढ़ा था। जब हम बाजार के संबंध में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि आदिवासियों के बीच में एक बार्टर सिस्टम चलता है, तो इनका एक अपनी विशिष्ट तरीके की इनकी अर्थव्यवस्था होती है। भारत के संविधान ने जनजाति शब्द का वर्णन नहीं किया है। जनजाति के विपरीत अनुसूचित जनजाति शब्द जो है वो एक प्रशासनिक शब्द है और उन लोगों को जो इस प्रकार से वर्गीकृत होते हैं उन्हें भारत के संविधान के तहत कुछ विशेषाधिकार मिलते हैं। तो भारत का जो संविधान है उसमें 645 विशिष्ट जनजातियों को मान्यता ये देता है भारत का संविधान, और कुछ प्रमुख जनजातियां जैसे बैगा, बंजारा, भूमिज, गोंड, बिरहुर, चेरू, हो, संथाल, मुंडा, ओराओ, थारू, भोट, गुज्जर, इस तरह के जो समूह हैं उनको खास तौर पर प्रमुख जनजातियों का स्टेटस मिला हुआ है भारतीय संविधान के तहत। अनुसूचित जनजाति जो है उसकी स्थिति यहाँ तक कि उसी नाम के समुदाय की भी राज्य में से अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे कि कुछ समूह किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं और वही समूह जो दूसरे राज्य में है तो वो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये शब्द उन विशिष्ट लोगों को का संदर्भ करता है जिनकी स्थिति को राष्ट्रीय विधान द्वारा किसी औपचारिक स्तर पर मान्यता दी गई है। अनुसूचित जनजाति शब्द का उल्लेख भारत के संविधान ने किया था और अनुच्छेद 341 का जो सब सेक्शन 1 है उसने भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जनजातियों या जनजातीय समुदायों को सार्वजनिक सूचना द्वारा निर्दिष्ट करने की शक्ति दी है। भारत में कुल जनजातीय जनसंख्या जो है वो 8.2
2.2% है। और भारत की जनजातीय जनसंख्या है जो है उसको प्रमुख 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला वो होता है जो जनजातियां होती हैं जो एक मूल वन में आवास करती हैं और वन निवासी होती है। दूसरी प्रकार की जनजातियां उनकी होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में या स्थायी या परिवर्तनशील कृषि का अभ्यास करती हैं। तीसरी श्रेणी की जनजातियां उनको संदर्भित करती हैं जो बड़े प्रभावित समुदायों के साथ अर्धसमाहित रूप से, यानी कि सेमी असिमिलेशन होता है उनका। और आखिरी जो है वो एक समाहित जनसंख्या है, यानी कि टोटली असिमिलेटेड है। तो भारत में कई समूहों जिन्हें अब जनजातीय माना जाता है, उन्होंने अनंत काल से हिंदू समाज से संपर्क किया है। सीधे या अप्रत्यक्ष रूप में जो हिंदू धर्म ने उन पर प्रभाव डाला है, और ऐतिहासिक रूप से जनजातियों का हिंदुत्वीकरण और कुछ हिंदुओं का जनजातीयकरण जो है ये एक द्विपक्षीय प्रक्रिया रही है। उनमें से कुछ ने पूरे हिंदू धर्म को अपना लिया है और वे पुरानी जनजातीय नामों को बनाए रखते हैं, गोत्र और टोटम जो है उनके नियमों का पालन करते हैं और जनजातीय धर्म के तत्वों को बनाए रखते हैं। ये वेरियर एल्विन का मानना था। और कुछ जनजातीय समूहों ने हिंदू जाति को प्राप्त वो उस सीमा तक वो पहुंच गए हैं जब कि वे जनगणना में हिंदुओं के रूप में पंजीकृत हैं। और कुछ वर्तमान अभी अगर हम देखें संदर्भ में, तो दिनों में इस तरह की जातियों और उपजातियों का नाम जनजातीय मूल को ही दर्शाता है। इसके अलावा एक बहुत ही एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मानव शास्त्री डी.एन. मजुमदार। अगर उनके अनुसार हम देखें तो उन्होंने जो रिलीजियस सब सेक्शंस हैं उसके संदर्भ में जनजातियों को परिभाषित किया है। उनके अनुसार एक जनजाति जो है वो सांस्कृतिक और भाषाई रूप से एक समान समूह होती है जो हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन आदि किसी भी प्रमुख धर्म का पालन नहीं करती है। तो उन्होंने जनजातियों की 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं पर जोर दिया है भारतीय संदर्भ में। एक के अनुसार जनजाति एक प्रदेशीय समूह है जिसके पास एक पारंपरिक क्षेत्र होता है जिसे प्रवासियों ने हमेशा अपने घर के रूप में संदर्भित किया है। और दूसरी विशेषता जिसका उल्लेख उन्होंने किया है वो सगोत्रता है, जो मजबूत सहयोगी विनियामक और एकीकरण सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा अगर हम एक और महत्वपूर्ण मानव शास्त्री के नजरिए से देखें, जी.एस. घुरिये के, तो जनजाति को जब परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका जो प्रमुख ध्यान है वो हिंदू के रूप में दिखाने की ओर होता है, जिसे हम उनकी जनजाति की परिभाषा में देख सकते हैं जब वो इस तरह का तर्क करते हैं कि जनजातियां पिछड़े हुए हिंदू हैं और अभी तक जाति प्रणाली के साथ पूरी तरह एकीकृत नहीं हुए हैं। तो जाति प्रणाली एक सामाजिक संरचना है जिसमें वर्गों का निर्धारण पूर्व निर्धारित वंशावली द्वारा किया जाता है। जाति प्रणाली जो है वो एक सामाजिक संरचना है, जैसा कि अभी हमने देखा। और उसमें जब उन्होंने जनजातियों को एथनो सामाजिक समूहों के रूप में बताया तो लोगों के खंडों के अधीन जो इन जनजातियों को समाहित उन्होंने माना, जिसमें शैक्षिक और आर्थिक हितों का संवर्धन जो है वो राज्य की नीति निर्देशकों सिद्धांतों में से एक के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा यदि हम इसे जाति प्रणाली के युग पुराण संस्कृति के साथ अलग करते हैं तो जनजातीय संस्कृति को समस्याग्रस्त खासतौर पे माना जाता है, क्योंकि संस्कृति कोई स्थिर इकाई नहीं है। तो इसलिए जाति और जनजाति का भेद जो है वो विक्टोरियन एथनोग्राफिक धारणा के रूप में उसको देखा जा सकता है। और बीटल जो थे सोशियोलॉजिस्ट, उन्होंने अपने निबंध जनजाति और किसान में कहा है कि भारत जैसे देश में कुल जनसंख्या जो है वो किसान है, और वो 4 मापदंडों का उपयोग करके जो आमतौर पर जनजातियों और जातियों को अलग करने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि अलगाव, आकार, धर्म और जो जीवन यापन के जो साधन हैं, इस तर्क के तहत उन्होंने भारत में जनजाति और किसान के बीच में किसी तरह का कोई अंतर नहीं माना। उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और अन्य जो नए विश्व हैं, कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और नए जो विश्व हैं वो उनकी तरह नहीं है। वहां पे जो जाति और जनजातियों का जो समीकरण है या जो अवधारणाएं हैं वो एक विशिष्ट रूप की हैं। यहाँ कोई ऐसी जनसंख्या नहीं है जो स्वदेशीपन का दावा कर सके, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्थापित या विदेशी रूप में विवेचना उनकी नहीं की जा सकती है।
तो अगर हम इसी संदर्भ में देखते हैं तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में एक प्रावधान है जो भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य के गवर्नर के संपर्क में एसटी की सूची बनाने का सामर्थ्य देता है। और ये जो संसदीय संशोधन जो है ये जो संशोधन है ये संसदीय विषय है और राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजाति के आदेश और जो विनिर्देश है वो संशोधित किए जाते हैं समय समय पर। और जो संविधान है वो संशोधन अधिनियम द्वारा जनजाति की स्थिति के जनजातियों को उनकी स्थिति देने के लिए और इसमें कई अलग अलग तरीके के अधिनियम बनाए गए हैं। सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं या एथनोग्राफर्स हैं उन्होंने जनजाति की एक सार्वभौमिक परिभाषा हालांकि प्रदान करने की कोशिश की है मगर वो इसमें विफल रहे हैं। सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं सोशल साइंटिस्ट और जो एथनोग्राफर्स हैं उन्होंने उनके अनुसार अगर हम देखें तो जो सामाजिक जो अधिकांश परिभाषाएं हैं वो जातियों और जनजातियों पर समान रूप से लागू होती हैं। जनजाति की तरह अनुसूचित जाति जो है वो भारत में एक प्रशासनिक श्रेणी है और यही कारण है कि एक विशेष समुदाय को राज्य में जाति के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है और अन्य राज्यों में गैर जनजाति के रूप में। संथाल जो है वो झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जनजाति के रूप में उनको सूचीबद्ध किया गया है और आसाम में जो पिछड़ा समुदाय है उनके रूप में इनको सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा गुर्जरों की स्थिति में जो भारत में कुछ राज्यों में वो ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो वहीं कुछ राज्यों में उनको अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में वे भारतीय सरकार के सकारात्मक भेदभाव कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति में के रूप में उनको नामित किया गया है क्योंकि अभी हाल ही में पिछले साल 7 अन्य जाति समूहों को आदिवासी स्टेटस दिया गया है। और इस संदर्भ में इन उदाहरणों को देखा जा सकता है कि कैसे प्रशासन जो है वो जाति और जनजातियों की व्याख्या करता है। अब हम बात करेंगे जो जनजाति शब्द है उसका परिचय भारत में जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो उपनिवेशी काल ने पिछली शताब्दी के अंतिम तिमाही में दिया था यानी कि 18वीं सदी के अंत में। तो जनजातियों और जातियों की पहचान का जो पहला उपनिवेशी एथनोग्राफिक और ब्रिटिश भारत की जनगणना विभाग ने किया था और ये भारतीय समाज और संस्कृति की एक विशेषता भी है जिसमें जो जाति हैं और जनजाति हैं वो अपनी सामाजिक श्रेणी को दर्शाने के लिए अपना जो उपनाम है उसको लिखती हैं, जैसे जाट या अपने जाति शब्द का उपयोग करते हैं। तो कुछ जनजातीय भाषाओं में जनजाति के लिए दिए गए शब्द जैसे कि संथाल या हो या इसके अलावा गारो, खासी इस तरह के या फोम नागा या और अन्य कबुई नागा इस तरह के जो अलग अलग कथन हैं वो इसकी पुष्टि करते हैं। विभिन्न समुदायों ने अक्सर जो है उन्हें जातियों के रूप में माना है और भारतीय समाज में स्थिरता और परिवर्तन के कारण उपनिवेशी लेखक भी जाति जनजाति विभाजन के बारे में स्पष्ट नहीं थे। दोनों के बीच की सीमा जो है वो अस्पष्ट रही है और अक्सर आदान प्रदान के रूप में इस्तेमाल की गई है। ये भी तर्क किया गया है कि भारतीयों ने जनजातियों और जातियों के जो उपनिवेशी निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। विभिन्न समुदायों पर अध्ययन करने वाले मोनोग्राफ में जातियों और जनजातियों का समावेश किया गया क्योंकि उन्हें जाति से अलग करना आसान नहीं था। ये उचित है क्योंकि जनजाति और जाति के सांस्कृतिक संपर्क का काल बहुत ही पुराना है। जाति और जनजाति को एक ही संयोजन के रूप में शामिल करने वाले अध्ययनों में से अगर हम बात करें तो कुछ है जैसे कि एक एल.के. अय्यर के द्वारा कोचीन जनजातियां और जातियां, बंगाल की जनजातियां और जातियां, और इसके अलावा रिस्ले ने जब के द्वारा लिखा गया दक्षिण भारत की जनजातियां और जातियां, ई थर्स्टन द्वारा हिंदू जनजातियां और जातियां, और इसी तरह शेरिंग के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी की जनजातियां और जातियां। इस तरह के तमाम ऐसे अध्ययन हैं जहाँ पे जातियों और जनजातियों को अलग करना आसान नहीं है। तो यहाँ ये भी तर्क दिया जा सकता है कि जनजाति जो है वो भारत के मूल जन हैं यानी कि मूल निवासी हैं। भारतीय समाज में दीर्घकालिक प्रक्रिया ने अक्सर जातियों और जनजातियों को एक ही संयोजन में शामिल किया है, लेकिन संयोजन के अलावा जो जाति और जनजातियों के बीच उनके धार्मिक अनुष्ठान, विश्वास, धर्म और राजनीतिक और आर्थिक संगठन के कार्यों में जो एक सीमा रेखा भी रखी गई है। जाति और जनजाति के मौलिक संगठन की जो मूल विशेषताएं हैं वो बहुत अधिक भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन उनमें कुछ मौलिक भिन्नता जरूर होती है।
तो दोनों के बीच की जो सीमाएँ हैं वो अभी भी अस्पष्ट और अपरिभाषित हैं। फिर भी ये जारी रहता है कि जाति और जनजाति के बीच अधिक जोर दिया जाता है। पहली प्रशासनिक पहल जनजाति और जाति के बीच सीमा खींचने के लिए उपनिवेश विभाग द्वारा उपनिवेश और जाति के बीच में को स्पष्ट करने के लिए किया गया था। अगर हम 18वीं सदी के दौरान भारत में जातिगत लेखन की ओर देखें तो पहले जाति को अक्सर जनजाति के समानार्थक रूप में प्रयोग किया जाता था। और बाद में लंबे समय तक इसी तरह के उपमानार्थक रूप में न प्रयोग करके बल्कि एक अस्पष्ट तरीके से इसका उपयोग किया गया, जैसे कि जातियों और जनजातियों के शब्द में। जैसे कि हम बात करें मगर जब 1891 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो वो इस विभाजन की पहली कोशिश थी जहां पे जाति और जनजाति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो 1891 की जनगणना रिपोर्ट में बेंस ने वन जनजातियों को कृषि और पशुपालन जातियों के तहत उप श्रेणी के रूप में शामिल किया और प्राचीन लेखकों ने जातियों और जनजातियों में क्योंकि इससे पहले के जो लेख थे उसमें कोई खास स्पष्ट रूप से किसी तरह का भेद नहीं दिखाई पड़ता था। तो जाति और जनजातियों की जो सामाजिक श्रेणियां हैं वो भारत में मौजूदा जो सामाजिक संगठन है उसको नजरअंदाज करके बनाई गई थी। जो लोग द्विविभाजन में विश्वास करते थे वे अधिक भ्रमित थे। उपनिवेश और जाति दोनों ही उपनिवेश के समय में एक पिछड़ा वर्ग के लोग थे, इसलिए ये कहना कि कौन जाति में आता है और कौन जनजाति में आता है ये आसान नहीं था। लेकिन उपनिवेशिक जो प्रशासक थे उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर और अपने हितों को पूरा करने के लिए इनके बीच में एक भिन्नता खींची। जनजाति शब्द का उपयोग जो है वो उपनिवेश जनजाति और अधिकारियों द्वारा भी किया गया, जैसे कि रसले उन्होंने इस तरह का के शब्दों का इस्तेमाल किया था। जनजातियों और सामाजिक वैज्ञानिक पर जो जनजातियां होती हैं उस पर सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं सोशल साइंटिस्ट वो खास तौर पर ध्यान देते हैं और जनजाति और जातियों के बीच एक भिन्नता खींचने का प्रयास करते हैं धार्मिक आधार पर, सामाजिक विभाजन के आधार पर। जो जनजाति की जो अवधारणा है उसमें जनजाति धर्म और इसके अलावा जो उनकी और मान्यताएं थी उसको जब धीरे-धीरे वैश्वीकरण के परिवेश में इनमें काफ़ी बदलाव देखा गया और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो जन्म और मृत्यु के समाजशास्त्रीय जो शुद्धियाँ हैं या जो इस तरह की मान्यताएँ हैं, हर मामले में शुद्धि और एक शुद्धिकरण समारोह ये भारतीयों के संदर्भ में एक विशेष मान्यता के रूप में इसको देखा गया, जिसे एक समारोह भोजन के साथ निरंतर इसका अनुसरण किया जाता था, जो कि हिंदू जाति प्रणाली के अंतर्गत किसी भी छूटे हुए जाति छोटे जो इस तरह की जो अनटचेबल्स जिन्हें हम मानते हैं उसके हाथ से खाना खाने या पानी स्वीकार करने पर और इस तरह की जो मान्यताएं हैं वो कुछ जनजातियों में भी प्रचलित देखी गई हैं। जैसे कि घुरिया ने देखा कि यदि किसी जनजाति में हिंदूकृत भाग और गैर हिंदूकृत भाग हो तो पूरी जनजाति को वन या प्राचीन जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। भाषा के आधार पर जनजातियों के श्रेणीकरण जो है वो भी अधिकारवादी और प्रशासनिक कदम का ही एक रूप था। इसके बाद हम बात करेंगे कास्ट की यानी कि जाति। तो ये शब्द जो है ये एक पुर्तगाली शब्द है, कास्टा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नस्ल या प्रजाति। अगर हम बीटल के अनुसार देखें तो ये जो जाति है ये अंतर्विवाह, वंशानुगत सदस्यता और जीवन की एक विशिष्ट शैली के आधार पर व्यक्तियों का एक छोटा और नामित समूह है जिसमें कभी-कभी विशेष व्यवसाय की परंपरा का अनुसरण शामिल होता है और आमतौर पर यह कम या ज्यादा विशिष्ट अनुष्ठान से जुड़ा होता है। पवित्रता और प्रदूषण यानी कि प्योरिटी एंड पोल्यूशन की अवधारणाओं के आधार पर एक पदानुक्रमित प्रणाली की स्थिति है। जाति की वंशानुगत जो कृति है उसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं जिसमें पारिवारिक व्यवसाय, पदानुक्रमित रैंक जिसे हम हायरार्की कहते हैं, अंतर्विवाह और प्रदूषण संस्कार के अभ्यास शामिल हैं। जाति व्यवस्था लोगों को व्यक्तिगत विशेषताओं के बजाय जन्म के आधार पर समूह सदस्यता के आधार पर रैंक करती है। इसमें अंतर्विवाही और वंशानुगत विशेषता होती है। तो एक अवधारणा के रूप में जाति व्यवस्था जो है वो रैंक समूहों से बनी है। किसी समूह में सदस्यता जो है वो केवल जन्म से ही होती है। समूह विस्तृत, विशिष्ट और पृथक होते हैं। जाति व्यवस्था जो है वो हिंदुओं की अंतर्विवाही और स्तरीकृत सामाजिक समूहों में वर्गीकृत करती है इनको, जो भारतीय समाज की आयोजन संस्था इसको माना जाता है। जाति एक आत्म संलग्न इकाई है
और इसी कारण स्वाभाविक रूप से सामाजिक संपर्क को सीमित करती है। मतलब कि जैसे कि हम जानते हैं जो कास्ट सिस्टम है वो रिजिड होता है। तो जाति या जाति ने खुद को ऊर्ध्वाधर संरचना के रूप में आकार दिया है। जैसे कि हम जब हम विवाह के संदर्भ में बात करते हैं तो हाइपरगैमी और हाइपोगैमी का भी कॉन्सेप्ट हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा जिसमें कि जो व्यक्ति है उसकी वो जिस जाति का है उसको पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है और स्थायी रूप से उसको अलग किया जाता है। जाति वो समुदाय है जो स्तरीकरण और स्थिति की एक को हायरार्की को अच्छी तरह परिभाषित करती है और अनुमानित प्रणाली के आधार पर हिंदू समाज के सामाजिक संगठन को ये बुनती है। अनुष्ठानिक विश्वास और पवित्रता तथा प्रदूषण की जो मान्यताएं हैं, अवधारणा है, व्यवहार पवित्रता पर आधारित होती हैं, जो लोगों को विवाह, भोजन, व्यवसाय की पसंद, इस तरह के मामलों में लोगों का मार्ग प्रशस्त करती हैं। एक मानव विज्ञानी के रूप में हम हमेशा जनजाति शब्द का उपयोग इस विश्वास के साथ करते हैं कि हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं, फिर भी हम नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। हम संवैधानिक श्रेणियों द्वारा जो सीमांकित आदिवासी समुदायों का अध्ययन करते हैं और ये मानते हैं कि जिन समुदायों को आदिवासी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, उनकी सहमति से उन आदिवासी को दूसरे राज्यों में आदिवासी की श्रेणी का आनंद नहीं मिलता है। ये भी माना जाता है कि आदिवासी समुदाय जाति समुदाय से अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि वे जीववादी धर्म का पालन करते हैं, जिसे कि हम एनिमिज्म कहते हैं। उनका जो रिलीजियस फेथ है वो एनिमिस्टिक है, और जबकि जब हम हिंदू जाति की बात करते हैं तो यहाँ पॉलिथिज्म या फिर मोनोथिज्म की बात हम करते हैं। तो ये जीववादी धर्म का पालन करते हैं, और हिंदू जाति जो है वो इस तरह का उनका फेथ नहीं होता है। हम ये भी मानते हैं कि आदिवासी धर्म जो है वो बड़े मुख्य धारा समुदाय से अलग हैं। जनजाति शब्द आमतौर पर उन लोगों के लिए लागू होता है जिन्हें आदिम माना जाता है। वे आदिम धर्म वाले थे और पहाड़ी इलाकों में रहते थे। अगर हम बीटल के अनुसार देखें तो पिछड़े क्षेत्र और एक सामाजिक राजनीतिक इनका संगठन होता है आदिवासी समूहों का, और ये सर्वविदित है कि आदिवासी और किसान समुदायों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है और वे प्रकृति को एक अलग रूप से पसंद करते हैं और जिसके अगेंस्ट वो उनको ब्लेस करती है। वे प्रकृति के साथ शांति और सद्भाव से रहते हैं, और इसके विपरीत जो अन्य लोग स्वभाव से हिंसक और आक्रामक होते हैं। धर्मों में जिस तरह के बदलाव लाए गए हैं उससे अतीत में ये जनजातियां जहां रहती थी वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया है, और पूरे सांस्कृतिक प्रतिमान जो है वो पूरी तरह से विकृत हो गए हैं। इसी संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो खाका एक एमिनेंट मानव शास्त्री हैं। उनके अनुसार ये अवलोकन बहुत ही प्रासंगिक है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनजातियों का प्रश्न जो है वो प्रशासनिक और राजनीतिक विचारों से निकटता से जुड़ा हुआ है, और इसलिए विशेष रूप से 1971 और 1981 के बीच की जो अवधि है उसमें भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए जो समूह है और समुदायों द्वारा जो मांग है वो बढ़ती रही है। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि भारत में जनजाति मानव शास्त्रीय श्रेणी के बजाय प्रशासनिक या राजनीतिक श्रेणी है वो। इसके अलावा वर्जीनियस खाका जो है उन्होंने उनका एक महत्वपूर्ण अवलोकन ये भी है कि जनजातियों की जो परिभाषा है उनकी तुलना में जो उनकी पहचान है उसको लेके अधिक चिंता रही है। इसका मतलब ये है कि जो सूचियां हैं वो जनजाति की किसी भी अवधारणा के बिना तैयार की गई हैं। कुछ धारणाएं विद्यमान है उसमें हालांकि, और अनुसूचित जाति की तरह अनुसूचित जो जनजातियों की तरह जो अनुसूचित जाति हैं वो भी एक प्रशासनिक शब्द है, और अनुसूचित जाति शब्द पहली बार भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिखाई दिया। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार आदेश अनुसूचित जाति आदेश 1936 में पारित किया, जिसमें कुछ जातियों और जनजातियों को प्रांतों में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया। असम, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत। तो उससे पहले इन जातियों को आमतौर पर दलित वर्ग के रूप में जाना जाता था। 1931 की जनगणना में दलित वर्गों को व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अनुसूचित जाति की विशेषता अनुसूचित जनजाति से भिन्न है। भौगोलिक अलगाव,
सरल प्रौद्योगिकी, सिंपल टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, और उनकी जो रहने की स्थिति है, जो उनका रिलीजियस फेथ है, जीववाद, एनिमिज्म, इसका अभ्यास, और के लिए जो उनका एक सामान्य पिछड़ापन है, जनजातीय भाषा और जो भौतिक विशेषताएँ हैं, जैसी जनजातियों की जो विशेषताएँ हैं, उनकी जो सीमा है वो अनुसूचित जाति की विशेषताओं से भिन्न है। लेकिन समस्या इस तथ्य में निहित है कि कि उन्हें सरकार द्वारा ना तो स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था और ना ही व्यवस्थित रूप से लागू किया गया था। तो एक संदर्भ में मानदंडों का एक सेट बना लिया गया था जिसका उपयोग किया गया था, और दूसरे जो संदर्भ थे उसमें ये बिल्कुल अलग तरीके के थे। तो जनजाति जाति गतिशीलता, जिसे हम ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम कहते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि अर्थव्यवस्था के मामले में जनजातीय जाति संपर्कों को समाज के कई क्षेत्रों में निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। भारत में अधिकांश जनजातियां छोटा नागपुर की भूमि को पसंद करती हैं, विशेषकर कृषि प्रधान भूमि, और गोंड अधिकांशतः स्थायी कृषि कृषि में जीवन यापन करते हैं। वे धान और कुछ शीतकालीन फसलें जैसे सब्जी वगैरह पैदा करते हैं, जैसे किसान जाति व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उसी तरीके से। अब हम बात करेंगे कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो जाति सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है जो अंतर्विवाह जीवन शैली का वंशानुगत संचरण है, जिसमें अक्सर व्यवसाय, पदानुक्रम में स्थिति और प्रथागत सामाजिक संपर्क और श्रेष्ठता की सांस्कृतिक अवधारणाओं के आधार पर बहिष्कार शामिल होता है। तो भारत के पारंपरिक सामाजिक संगठन की निरंतरता सुनिश्चित करने का जो श्रेय है वो जाति व्यवस्था को दिया जाता है। इसमें भारतीय समाज में आक्रमणकारी जनजातियों सहित कई समुदायों को समायोजित किया गया है। व्यवसायों का ज्ञान और कौशल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। जजमानी प्रणाली जैसे उप प्रणालियों के माध्यम से जाति व्यवस्था ने एक गांव में विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच अन्योन्याश्रित संपर्क को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अनुष्ठानों और परंपराओं में विभिन्न जातियों के संदर्भ के बीच में सहयोग और एकता को बढ़ावा दिया है। जाति व्यवस्था जो है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित सामाजिक स्थिति और सामाजिक मेलजोल का तरीका प्रदान करती है। ये एक व्यक्ति को उसके जन्म से ही एक विशेष जाति का सदस्य बना देती है और फिर शेष अवधि उसके जीवन को दिशा देती है। भारत में जाति व्यवस्था जो है वो परंपरागत रूप से कार्य करती है, जिसमें कि खास तौर पर सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है, मानसिक सुरक्षा प्रदान करती है, व्यवसाय का चयन करती है, जीवन साथी का चयन करती है, व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, और रक्त की शुद्धता बनाए रखने के विचार में भी इसको देखा जाता है। धार्मिक विचारों का रखरखाव भी इसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। समाज में सामाजिक स्थिति जातियों के बीच विभिन्न समूहों के व्यवसाय को निर्धारित करती है, जिससे कि जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है वो कम हो जाती है। तो ये सजातीय विवाह का सख्ती से पालन करती है। नियमों का पालन नहीं करने वाले जाति या किसी सदस्य को कड़ी सजा दी जाती है, और कभी-कभी ये इतना आक्रामक हो जाते हैं कि ऑनर किलिंग तक भी प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए जाति से बाहर किसी व्यक्ति से शादी करना कठिन काम है। जजमानी व्यवस्था जो है वो जाति व्यवस्था का एक आर्थिक आधार है। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान श्रम को सुनिर्धारित विभाजन करता है। उच्च भूमि वाली जो जातियां हैं और निम्न व्यावसायिक रूप से विशिष्ट जातियां जो हैं उन्हें वो सेवा देती हैं, और ये कहा जाता है कि पारंपरिक रूप से कुछ जजमानी दायित्वों से बंधी हुई हैं। उच्च वर्ग यानी कि जो जजमान हैं उनका भूमि पर स्वामित्व होता है, और अन्य जातियां जो हैं उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भूमि उपज का विनिमय किया जाता है। जाति को कभी-कभी अपने सदस्यों के लिए एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संसाधन के रूप में भी देखा जाता है। एकजुटता और सामान्य चेतना की भावना जो है उसकी भावना के साथ जो है जाति के एक समान जाति वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में भाईचारा बना के रखते हैं, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती है। जो जाति व्यवस्था है उसके कई दोष भी हैं, जैसे कि अगर हम हिंदू जाति व्यवस्था की बात करते हैं तो उसके कारण विभिन्न समस्याओं का सामना कई बार करना पड़ता है। जाति व्यवस्था ने अस्पृश्यता और समाज में कुछ सदस्यों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दिया है। ये न केवल सामाजिक गतिशीलता जो है उसको रोकता है, बल्कि व्यक्ति को अपनी इच्छा और क्षमता के खिलाफ
पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि हालाँकि अब हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार जो अनटचेबिलिटी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है और इसको प्रैक्टिस करने पे लीगल पनिशमेंट भी है। मगर फिर भी जो जाति व्यवस्था है, क्योंकि वो हिंदू समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए अभी भी कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसे समूह हैं जहाँ पे अस्पृश्यता जो है वो अभी भी देखी जा सकती है। भेदभाव का जो सदस्यों के बीच में जो भेदभाव है उनको भी स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, इससे महिलाओं की जो स्थिति है वो भी खासी तौर पर प्रभावित होती है, क्योंकि इस तरह के भेदभाव से महिलाएं जो हैं वो मेन स्ट्रीम होने से में पिछड़ जाती हैं। और जाति व्यवस्था जो है, अगर हम देखें तो उसने समाज में कई आपस के वर्गों में शत्रुतापूर्ण और टकरावपूर्ण जो समूहों और उपसमूहों में उनको विभाजित कर दिया है, जिसकी वजह से जो एक सुचारू संचालन किसी भी समाज का हो सकता है, कई बार कई आयामों पर इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव हैं, वो समाज के सुचारू कार्यान्वयन में एक बाधा के रूप में देखा जाता है।